हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप डेरिवेटिव को अप्लाई करते हैं अपनी जनरल लाइफ के अंदर। ठीक है, कि कुछ एग्जांपल देगा आपको, वॉल्यूम निकालना, रेट ऑफ चेंज कितना हो रहा है, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, इंक्रीजिंग फंक्शन दिखाना है, डिक्रीजिंग फंक्शन दिखाना है। ये सारी की सारी चीजें हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो, आपको हर एक लेक्चर की टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो करें फ्रेंड आज का लेक्चर स्टार्ट। चलिए फ्रेंड, देखते हैं आज के लेक्चर में क्या रहने वाला है हमारे पास। बहुत ही शानदार रहने वाला आज का लेक्चर, हमारा बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मुझे एक चीज बताइए आप, जब मैंने आपको डेरिवेटिव करवाया था उसमें मैंने एक चीज बताई थी आपको कि ये आपका क्या एफ डैश एक्स लिखो या फिर आप डी वाई बाई डी एक्स लिखो। क्या होता है ये आपका डी वाई बाई डी एक्स एफ डैश एक्स? क्या होता है आपका? क्या था ये? रेट ऑफ चेंज। क्या था ये? रेट ऑफ चेंज। किसमें चेंज? रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये चीज मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं आपको कि डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यही होता है। ठीक है, अब अगर ऐसा कुछ लिखा हो एफ डैश एट एक्स नॉट या फिर डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, इसका मतलब क्या होता है कि y के अंदर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x एट द वैल्यू x इज इक्वल टू एक्स नॉट। इसका मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे ही x में चेंज हो रहा है उसी के रिस्पेक्ट में y में चेंज हो रहा है। बस अब यहाँ पे क्या आ गई? एट द पॉइंट x इज इक्वल टू एक्स नोट। अब पॉइंट क्या आ गया? यहाँ पे एक पॉइंट आ गया x इज इक्वल टू एक्स नोट। पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा? इसमें चेंज। क्लियर हुआ कंसेप्ट? कर लेंगे, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत ही। अब अगर पैरामीट्रिक फंक्शन हो आपके पास, जैसे x है फंक्शन आपका एफ ऑफ टी का, y है फंक्शन भी आपका t का, देन आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। तो ये क्या होगा? यानी कि x भी आपका एफ ऑफ टी का फंक्शन है, y भी आपका t का फंक्शन है, x भी t का y भी t का, निकालना है चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू t और डिवाइडेड बाय चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू t। आया कंसेप्ट समझ? जो चेन रूल हमारा था। ठीक है, और इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए? dx बाई डी टी इज नॉट इक्वल टू आपका क्या होना चाहिए? जीरो। dx बाई डी टी आपका जीरो नहीं होना चाहिए, तभी ये चीजें पॉसिबल। क्लियर हुआ कंसेप्ट? तो आज सिर्फ हम चेंज की बात करेंगे, रेट ऑफ चेंज की आज हम बात करेंगे। तो करें लेक्चर स्टार्ट। चलिए फ्रेंड, देखते हैं आज फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। एनसीईआरटी की बुक से कर रहे हैं हम फ्रेंड्स ये वाला चैप्टर, बाकी के सारे चैप्टर हमने एलिमेंट्स की बुक से किए हैं। तो ये एनसीईआरटी की बुक से कर रहे हैं। एनसीईआरटी की बुक्स में इस चैप्टर का सिक्स नंबर चैप्टर है, नंबरिंग। ठीक है, तो नंबरिंग में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये एनसीईआरटी की बुक से इसलिए इसका नंबर 6 है और एलिमेंट्स की बुक में इसका नंबर 8 चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या है। सेकंड क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 6.1 का। क्या कह रहा है क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर पर 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। मतलब क्या कह रहा है कि वॉल्यूम है क्यूब की, वो इंक्रीज हो रही है। किस रेट से इंक्रीज हो रही है? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की। ठीक है, तो सबसे पहले आप मान लीजिए, अब साइड पता होगी तभी आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं ना, क्योंकि आपको क्या निकालना है कि सरफेस एरिया कितना इंक्रीज होगा जब लेंथ ऑफ द एज, यानी कि एक साइड कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो हम मान लेते हैं कि क्यूब की साइड कितनी है? x सेंटीमीटर हम मान लेते हैं। ठीक है, तो साइड ऑफ द क्यूब हमने क्या मान ली? x सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम में चेंज दिया हुआ है, ध्यान देखना। ठीक है, रेट ऑफ इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब वॉल्यूम क्या होती है? होती क्या है वॉल्यूम? वॉल्यूम क्या होती है क्यूब की? बताना मुझे जरा। अगर साइड एक्स क्यूब है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? अगर साइड एक्स है तो एक्स क्यूब। अब इसमें चेंज किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? सेकेंड।
यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। किसके? 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, यानी कि उसकी वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है? टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो यानी कि डी बाई डी टी ऑफ एक्स क्यूब कितना दिया हुआ है आपको? 8 दिया हुआ है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे यहां तक, ठीक है। तो यहां से अब ये तो एक्स का फंक्शन, ये टी का फंक्शन है, डेरिवेटिव करना है टी के रिस्पेक्ट में, तो क्या होएगा? पहले तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, फिर एक्स का किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से dx बाई डी टी आपका निकल के आ गया, कितना निकल के आया? 8/3x3। ठीक है, कंसेप्ट आया समझ। अब हमें निकालना है सरफेस एरिया में कितना इंक्रीज होगा। सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि सरफेस एरिया में कितना चेंज होगा। ठीक है, तो यानी कि हम मान लेते हैं लेट y बी द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। तो सरफेस एरिया होता क्या है क्यूब का? 6x स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू 6x स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है? dy बाई डी टी निकालना है। इट मीन्स d बाई डी टी ऑफ 6x स्क्वायर हमें निकालना है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है मैडम। अब यहां से क्या हो जाएगा? 12x और dx बाई डी टी। अब dx बाई डी टी की वैल्यू तो क्या है हमारे पास? 8/3। तो 12x 8/3x के x से x कट गया, 3 4 जा 12, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 8/x आपके पास आ गया। क्या आ गया? चेंज इन सरफेस एरिया। लेकिन किस पॉइंट पे निकालना है? इसने क्या बोला है? एज कितनी है? 12 से। कितनी सेंटीमीटर है? 12। तो एज को हम क्या रख देंगे? यहाँ पे 12 रख देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। रख दीजिए 12। तो x की वैल्यू आपने क्या पुट कर दी है? नहीं, यहाँ पे 12 एट द पॉइंट x इज इक्वल टू x नॉट। आ गया ना वही चीज, x इज इक्वल टू आपने 12 पुट कर दिया, तो 4 3 जा 12। तो 8/3। अब सरफेस एरिया किसमें होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी कि सरफेस एरिया में कितना इंक्रीज होगा? 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। यानी कि सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, आप लिख भी सकते हैं कि सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग at the rate of 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बताइए, आया कंसेप्ट समझ? था कुछ भी क्वेश्चन के अंदर? कुछ भी नहीं था, बस क्या दिया हुआ था? वॉल्यूम के अंदर दिया हुआ था रेट ऑफ चेंज, हमने ले लिया, वॉल्यूम ले ली। रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है, किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है भाई? टाइम के रिस्पेक्ट में दिया। टाइम के रिस्पेक्ट में हमने डेरिवेटिव कर दिया, वहां से हमारे पास dx बाई डी टी की वैल्यू निकल के आ गई है। बस सरफेस एरिया में हमें चेंज दिखाना था, कितना इंक्रीज हुआ है। अब पॉजिटिव वैल्यू आती है तो समझ जाना इंक्रीज हुआ है, और नेगेटिव वैल्यू आती है तो समझ जाना कि डिक्रीज हुआ है। ठीक है, चाहे सरफेस एरिया है, चाहे वॉल्यूम है, चाहे साइड है, कुछ भी। करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहेगा हमारे पास। रफ कर देते हैं इसको। देख, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपकी बुक में, स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड द वेव्स move in a circles at the speed of 5 centimeter per second at the instant when the radius of the circular waves is 8 centimeter. How fast is the enclosed area increasing? शांत पड़ी है लेक, उसमें आपने पत्थर फेंक दिया। अब पत्थर फेंक दिया, ऑब्वियस ही बात है, क्या बनेगा? सर्कल बनेगा। अब जो सर्कल बन रहा है वो किस स्पीड से वो हो रहा है? एट द वेव मूव्स इन अ सर्कल एट द स्पीड ऑफ, जो वेव मूव कर रही है ना, जो वेव जा रही है बाहर की तरफ, सर्कल्स जो बाहर की तरफ जा रहे हैं वो किस स्पीड से जा रहे हैं? एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर। अब अगर अगर उसकी सर्कुलर वेव की रेडियस अगर 8 सेंटीमीटर है, तो आपने बताना है कि उसका एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा। कितना इंक्रीज हो जाएगा ये आपने बताना है। जब सर्कल की रेडियस इंक्रीज होगी है तो ऑब्वियस ही बात है उसका एरिया भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। वही चीज आपने बतानी है, कितना एरिया इंक्लोज किया है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट एक्स बी द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव एट द टाइम टी। ठीक है, लेट एक्स बी द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव एट द टाइम टी, कि किसी टाइम टी पे सर्कुलर वेव की रेडियस कितनी है? एक्स है। ठीक है, अब उसने क्या दिया है? अब किस स्पीड से इंक्रीज हो रही है वो सर्कुलर वेव? 5 सेंटीमीटर, यानी कि उसके अंदर क्या दिया हुआ है? रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है ना, तो इट मींस रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सर्कुलर वेव, कि जो सर्कुलर वेव है वो इंक्रीज हो रही है, वो किस स्पीड से हो रही है? स्पीड से हो रही है, मतलब उसमें रेट ऑफ चेंज हो रहा है ना।
किस स्पीड से हो रही है? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। किसमें चेंज हो रहा है ये? किसमें चेंज हो रहा है ये? उसकी रेडियस में ही तो हो रहा है। इसका मतलब उसकी रेडियस कितनी है? dx बाय dt में जो चेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है? रेडियस में कितना चेंज हो रहा है? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आपको क्या दिखाना है कि उसका एरिया कितना हो जाएगा उसका, जब उसकी रेडियस उस टाइम पे 8 सेंटीमीटर होगी। यानी कि x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर जब होगा, लास्ट में x इज इक्वल टू x नॉट आपने पुट करना है, x इज इक्वल टू 8 आपने पुट करना है। तो आपने देखना है कि एरिया में कितना, तो हम मान लेते हैं लेट y बी द एरिया इनक्लोज्ड ऑफ द सर्कुलर वेव। y इज द एरिया इनक्लोज्ड द सर्कुलर वेव। सर्कुलर वेव का जो एरिया है वो कितना है? y हमने मान लिया। अब y क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है पाई आर स्क्वायर होगा। अब रेडियस कितनी है? x है, तो पाई एक्स स्क्वायर होगा। अब इसमें रेट ऑफ चेंज हमें बताना है, इसमें बताना है ना हाउ फास्ट, कितनी तेजी से एरिया उसका इंक्रीज होगा। तो हमें क्या दिखाना है? यानी कि चेंज दिखाना है। तो dy बाई डी टी क्या होगा? डी बाई डी टी ऑफ पाई एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? 2x पाई dx बाय dt। अब dx बाय dt तो आपने निकाल ही रखा है। कितना निकाल रखा है भाई? 5 सेंटीमीटर इसने दिया ही हुआ है। यहां से कितना आ गया? 10x पाई। ठीक है, 10x पाई। अब यहाँ पे इसने क्या बोला है कि एट द इंस्टेंट रेडियस कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। तो हियर x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, देन dy बाई dt इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी कि 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो जो सर्कुलर वेव का एरिया है वो किस रेट से इंक्रीज हो रहा है? 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की स्पीड। ठीक है, द एरिया ऑफ द सर्कुलर वेव is increasing at the rate of या speed of 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कि एरिया इस रेट से क्या हो रहा है? आपका इंक्रीज हो रहा है। आया कंसेप्ट समझ? कर लेंगे, कोई दिक्कत होगी बताइए? नहीं होनी चाहिए। करें नेक्स्ट क्वेश्चन? चलिए फ्रेंड देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहेगा हमारे पास। रफ कर दो इसको, फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट वाला। हर टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड, हर टाइप के क्वेश्चन। डरने की तो आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी बुक का। स्टेटमेंट देखिए सबसे पहले क्वेश्चन की क्या है। अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन is being inflated by a pumping in 900 cubic centimeter of gas per second. Find the rate at which the radius of the balloon increases when the radius is 15 centimeter. क्या कह रहा है ये? कि ऑब्वियस ही बात है जब आप बैलून को इनफ्लैट करते हो, फुलाते हो, तो क्या हो जाता है? वो किस फॉर्म में आ जाता है? स्फेरिकल की फॉर्म में आ जाता है ना। तो इसने क्या कहा है कि जब उसके अंदर किस स्पीड से गैस डाली जाती है? 900 क्यूबिक सेंटीमीटर की स्पीड से। ठीक है, तो उसके अंदर गैस कितनी हो जाती है? वो क्या रिमेन स्फेरिकल बीइंग इज इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकंड, यानी कि उसकी वॉल्यूम कितनी हो जाती है? 900। एक सेकंड के अंदर कितनी हो जाती है? 900। यही तो बोल रहा है कि गैस छोड़ी जा रही है उसके अंदर, पंप के साथ गैस। ठीक है, तो कितना फुला सकते हैं एक सेकंड के अंदर उसको? 900 क्यूबिक सेंटीमीटर में बात कर रहा है ये। ठीक है, अब आगे हमें बताना है कि उसकी रेडियस में कितना चेंज आएगा, जब रेट ऑफ चेंज हमें बताना है। ठीक है, जब उसकी रेडियस कितनी है उस टाइम पे? 15 सेंटीमीटर है, वो किस स्पीड से इंक्रीज होगी हमें बताना, किस रेट से इंक्रीज होगी। तो सबसे पहले मुझे एक चीज बताइए, हम मान लेते हैं कि x क्या है? हम मान लेते हैं फिलहाल x इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बैलून एट द टाइम t। अब उसकी वॉल्यूम में कितना चेंज हो रहा है? वॉल्यूम ही तो है, गैस उसके अंदर भर रहे हैं तो उसकी वॉल्यूम ही तो है। कितना चेंज हो रहा है? 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना। तो यानी कि पहले उसकी वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ बैलून क्या होगी? 4/3 पाई एक्स क्यूब, है ना। 4/3 पाई एक्स क्यूब। अब इसमें तो चेंज दिया हुआ है भाई, चेंज दिया हुआ है ना। 4/3 पाई एक्स क्यूब में चेंज कितना दिया हुआ है? 900 दिया हुआ है। इसने बोला है ना, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए कि
अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन के बाद हमेशा क्या रहता है, स्फेरिकल रहता है, इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। जैसे ही हम उसके अंदर पंप करेंगे तभी तो उसके अंदर उसकी वॉल्यूम इंक्रीज होएगी, तभी तो उसके अंदर हवा भरी जाएगी। आया कंसेप्ट समझ? तो यानी कि क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से अगर देखा जाए तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें दिखाना है कि उसकी रेडियस में कितना चेंज होगा, है ना, रेट ऑफ चेंज इन रेडियस। अब यहां से सॉल्व कर लीजिए इसको, तो 3x² 4/3 पाई dx बाई डी टी इज इक्वल टू 900। तो यहां से dx बाई डी टी को आप सोल्व करेंगे, 3 से 3 आपका कट गया, तो 900, और ये पूरा का पूरा कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 4 पाई x² कहाँ आ जाएगा, पूरा का पूरा आपका नीचे आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको निकालना है dx बाई डी टी, कब निकालना है, रेट ऑफ चेंज इन रेडियस कब निकालना है, जब रेडियस कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। तो रेडियस को रख दीजिए यहाँ पे 15, 4 पाई 15 इंटू 50। इसको कट करेंगे आप लोग, तो कट करेंगे तो आपके पास कितना निकल के आ जाएगा, ये पूरा ही कट जाएगा आपके पास। फिर ये 4 पे, फिर ये 4 से 4 बच गया क्या, 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जो रेडियस है बैलून की वो इंक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 1/पाई सेंटीमीटर पर 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो द रेडियस ऑफ द balloon is increasing at the rate of 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये जो यूनिट्स है ये लिखनी बहुत ज्यादा जरूरी है फ्रेंड्स, ये यूनिट्स जो लिखनी है ना ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इनके बिना काम नहीं चलेगा। यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखना है आप लोगों ने। कर लेंगे, करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 अभी हम करने जा रहे हैं, ठीक है, आपकी एक्सरसाइज का। चलिए देख, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है हमारे पास, स्टेटमेंट देखिए क्या। A ladder 5 meter long is leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeter per second. How fast is its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 centimeter away from the wall? ठीक है, अब देखना क्या कह रहा है ये, कि एक वॉल है और वॉल के अगेंस्ट क्या लगी हुई है, लैडर लगी हुई है। ठीक है, जब लैडर को वो पुल कर रहा है, लैडर को वो अपनी साइड पुल कर रहा है, किस स्पीड से पुल कर रहा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से पुल कर रहा है। ठीक है, तो आपने बताना है कि जो हाइट है, अब ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे लैडर है, देखना एक बार जरा अज्यूम करके देखना चीजें। ये वॉल है, ये वॉल मान लेते हैं, बीसी आपकी वॉल है, सॉरी ये आपकी वॉल है। ठीक है, यहाँ पे लैडर लगी हुई है और लैडर को जैसे ही पुल करोगे आप, इधर पुल करोगे, इस साइड पुल करते जाओगे आप लोग, दूर लेके जाओगे इससे, इसके वॉल से दूर लेके चले जाओगे, तो किस स्पीड से वो पुल कर रहा है लैडर को नीचे की ओर, किस स्पीड से पुल कर रहा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से पुल कर। अब ऑब्वियस ही बात है, पुल करेगा तो ऊपर से तो हाइट तो नीचे आएगी ना, ये हाइट क्या होगी, डिक्रीज होगी, हाइट डिक्रीज होगी। हमें ये बतानी है कि हाइट किस रेट से डिक्रीज हो रही है, जब वो लैडर को कितना सेंटीमीटर अवे ले जाता है वॉल से, 4 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से कितना सेंटीमीटर दूर ले जाता है वॉल से, 4 सेंटीमीटर दूर ले जाता है। ठीक है, और ये किस स्पीड से पुल कर रहा है या किस रेट से पुल कर रहा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से पुल कर रहा है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हाइट ऑफ द लैडर क्या है, x, और डिस्टेंस ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट AB is the ladder, ठीक है, और लेंथ कितनी है भाई लैडर की, इसने दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर 5 सेंटीमीटर है ना, ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। जो ये लेंथ है लैडर की ये कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर आपको दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, कर लेंगे। इट मींस ए बी आपको कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमने मान लिया सी बी द जंक्शन ऑफ द वॉल एंड द ग्राउंड, ये जो सी है वो जंक्शन है किसका, वॉल का और ग्राउंड का। तो जहां पे भाई वॉल खड़ी हुई है वो जंक्शन ही तो होता है। लेट सी बी द जंक्शन ऑफ वॉल एंड ग्राउंड। ठीक है, अब जंक्शन है तो हमने क्या मान लिया, यहां से सी हमने मान लिया x सेंटीमीटर,
और सी भी हमने मान लिया y सेंटीमीटर। अब जरा ध्यान से देखिए, जैसे जैसे x इंक्रीज होगा, जैसे जैसे x इंक्रीज होगा मतलब इधर आता जाएगा, वैसे वैसे y क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, है ना, क्योंकि जैसे जैसे आप वॉल से इधर लेके आएंगे लैडर को, x तो इंक्रीज हो रहा है, x तो इंक्रीज हो रहा है। ये वाला डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ है वॉल, अब लैडर यहाँ तक है, लैडर यहाँ तक, अब लैडर को पुल करेंगे यहाँ तक चली जाएगी लैडर, तो यानी कि लैडर की क्या हो रही है, वॉल से उसका डिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हाइट तो उसकी डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ से क्या समझ आया आपको, एज x इंक्रीजेस देन y डिक्रीजेस, जैसे जैसे x इंक्रीज होगा वैसे वैसे y क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा। अब किस रेट से पुल कर रहा है वो, किस रेट से पुल कर रहा है, ये डिस्टेंस किस रेट से पुल कर रहा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड कर रहा है ना। यहां तक आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को कर लेंगे यहां तक, है ना। अब चलिए देखते हैं कि हमारे पास dy बाई dt क्या निकल के आता है, वो कहां से निकालेंगे मैडम, हमें निकालना तो वही है ना dy बाई dt। अब आपको ये पता है कि ये क्या जंक्शन है, ऑब्वियस सी बात है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में ये बेस है, मान लीजिए हाइपोटेनियस है, तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र क्या होगा 25, तो वाई स्क्र क्या होगा 25 माइनस एक्स स्क्र, कोई दिक्कत नहीं है मैडम। अब वाई स्क्र यानी कि 2y dy बाई dt आपके पास क्या होगा, माइनस का 2x dx बाई dt। यहां तक बताइए किसी को कोई दिक्कत है तो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब dx बाई dt कितना दिया हुआ है, dx बाई dt कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, है ना, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए आप लोग, तो 2y dy बाई dt माइनस का 2x इंटू 2 कर दिया। अब ये 2 से तो एक 2 कट गया आपके पास, तो यानी कि dy बाई dt आपके पास क्या निकल के आया, माइनस का 2x बाय y निकल के आया। dy बाई dt क्या निकल के आया, माइनस का 2x बाय y। ठीक है, अब आपको, अब x के अंदर तो चाहिए नहीं है, अब उसने क्या बोला है, जब वो x यानी कि जब वो कितना दूर ले जाता है लैडर को, 4 सेंटीमीटर दूर ले जाता है, तो y हमें उस x के कॉरस्पॉन्डिंग वो y भी तो चाहिए ना, कि y कितना डिक्रीज हुआ है। फिर हम रेट ऑफ देखेंगे, रेट ऑफ चेंज कितना हुआ है हाइट के अंदर। ठीक है, तो देखिए आप x कितना है आपके पास 4 दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, कि वो कितना दूर कर लेता है लैडर को, वो उसे 4 सेंटीमीटर दूर कर लेता है। तो यहाँ से एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र कितना है आपके पास 25 है, तो x अगर 4 है तो यानी कि 16 प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 25, तो y की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, ऑब्वियस ही बात है कितनी होगी, 3 होगी। आया कंसेप्ट समझ, कर लेंगे, बस यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, माइनस का 2 इंटू 4/3 यानी कि 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यानी कि जो हाइट है वो किस स्पीड से डिक्रीज हो रही है, किस स्पीड से डिक्रीज हो रही है, 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत बताइए होगी, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लैडर की जो हाइट है वो किस वॉल से, मतलब लैडर पहले यहाँ पे थी, अब लैडर नीचे आती जा रही, खिसकाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है वॉल से नीचे आती जाएगी, तो किस स्पीड से वो डिक्रीज हो रही है उसकी हाइट, 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब नेगेटिव आया तो डिक्रीज हो रही है ना, यहीं से पता चल गया आपको। आया कंसेप्ट समझ, कर लेंगे, करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अभी देख लेते हैं। चल क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी बुक में, स्टेटमेंट क्या है जरा देखिए एक बार। द रेडियस ऑफ द एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एट वट रेट एज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या इंक्रीज हो रहा है, रेडियस इंक्रीज हो रही है, किस रेट पे, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से। आपने बताना वॉल्यूम किस रेट पे इंक्रीज होगी, जब रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, हम मान लेते हैं कि एक्स क्या है, रेडियस है, लेट x be the radius of air bubble at the time t। हमने क्या मान ली, टाइम t पे रेडियस ऑफ एयर बबल हमने मान ली। ठीक है, अब बबल है, ऑब्वियस ही बात है किस फॉर्म का होगा, स्फेरिकल की फॉर्म का होगा। ठीक है, तो उसकी वॉल्यूम हमें बतानी है। अब दिया हमें क्या हुआ है कि जो रेडियस है वो किस रेट से इंक्रीज हो रही है, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज हो रही है। कोई दिक्कत नहीं है, तो वॉल्यूम क्या होगी बबल की, वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई एक्स क्यूब। हमें इसमें क्या दिखाना है, किस रेट से ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इसने पूछा किस रेट से। ठीक है, अब ऑब्वियस ही बात है, प्लस साइन आएगा तो इंक्रीज होएगा, माइनस साइन आएगा तो डिक्रीज होएगा। ठीक है, इंक्रीजिंग ही पूछा वैसे भी इसने, तो ये वॉल्यूम को हम v से डिनोट कर देते, तो dv बाई dt क्या आएगा आपके पास 3x स्क्वायर
4/3 पाई dx बाई dt। तो 3 से 3 आपका कट गया, एक्स स्क्वायर इंटू 4 इंटू पाई। अब dx बाई dt कितना दिया हुआ है आपको, 1/2। अब उसने किस रेडियस कितनी बोली है, उसने 1 सेंटीमीटर बोली है ना। तो एट एक्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 इंटू 4 इंटू पाई इंटू 1/2, 2 से 2 कर गया, यानी कि 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यानी कि जो रेडियस वॉल्यूम है वो किस स्पीड से इंक्रीज हो रही है, किस रेट से इंक्रीज हो रही है, तो रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ वॉल्यूम क्या है, 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये तो आई थिंक सबसे इजी क्वेश्चन था ना, इजी क्वेश्चन कर लेंगे, आएगी कोई दिक्कत। किसमें रेट ऑफ चेंज किसका दिया था, रेडियस का। किसका रेट ऑफ चेंज निकालना था, वॉल्यूम का निकालना था, निकल गया मैडम। कर लेंगे, ठीक है, करें। चलिए 2 क्वेश्चन और रह गए इसके, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, ठीक है। रफ कर देते हैं इसको, फिर देखते हैं क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। A balloon which always remains spherical has a variable diameter 3/2 2x plus 1. Find the rate of change of the volume with respect to x. आपने किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, x के रिस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है। अब डायमीटर दिया हुआ है, इसमें डायमीटर दिया हुआ कितना, 3/2 2x plus 1। तो वो रेडियस हम निकाल सकते हैं यहाँ से। तो डायमीटर कितना दिया हुआ है, 3/2 2x plus 1। तो रेडियस कितनी हो जाएगी स्फेरिकल बैलून की, 3/4 हो जाएगी आपके पास। कोई दिक्कत नहीं है मैडम। वॉल्यूम में हमें क्या निकालना है, चेंज निकालना है। तो पहले तो वॉल्यूम तो निकालिए, 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर क्यूब यानी कि 3/4 का क्यूब और 2x प्लस 1 का क्यूब। 3 से 3 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 9। 4 से 4 कट जाएगा 16, और यहाँ पे क्या बचेगा फिर आपके पास 2x प्लस 1 का क्यूब। यहां तक बताइए कोई दिक्कत है तो, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई थिंक। अब उसने क्या बोला है कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपने निकालना है, वॉल्यूम में चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। तो कर दीजिए, ये आपकी वॉल्यूम है, तो dv बाई dx आपने निकालना है। निकालिए जरा, डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 9/16 पाई 3 आगे, तो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और फिर 2x का करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो यहां से 2 8 जा, ये कितना आ गया, 27/8 पाई 2x प्लस 1 का स्क्वायर। आपका फाइनली क्या निकल के आ गया है, आंसर निकल के आ गया। कोई दिक्कत बताइए, हुई कोई दिक्कत, आई थिंक तो नहीं होनी चाहिए। कर लेंगे आप लोग अच्छे से, ठीक आया समझ, यही है ना। 2 से इसको काट दिया आपने, 8 पे कट गया है, आया समझ। क्वेश्चन बहुत ही इजी था, एक्स के रिस्पेक्ट में आपने वॉल्यूम में चेंज निकालना था, डायमीटर दिया हुआ था, रेडियस आपने एक्स के अंदर दी हुई है, कोई चेंज उसके कोई चक्कर नहीं है टाइम का, ठीक है। टाइम का चक्कर लिया था तो आपको क्या निकालना होता है, dx बाई dt निकालना पड़ता है ना। तो इसके अंदर तो कुछ नहीं है ऐसा कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 16 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, द टोटल रिवेन्यू इन रुपीज received from the sale of x units of the product is given by 13x square plus 26x plus 15. Find the marginal revenue when the x is equal to 7. अब मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, रिवेन्यू के अंदर चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो आपको रिवेन्यू कितना दिया हुआ है, रिवेन्यू दिया कितना हुआ है आपको, 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस, आपको निकालना है मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू यानी कि कितना चेंज हुआ है रेवेन्यू के अंदर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यही तो निकालना है, कितना मार्जिन आया, ठीक है। तो निकाल दीजिए, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26x प्लस 26। अब एट द किस पे पूछा है उसने, व्हेन x इज इक्वल टू 7, एट x इज इक्वल टू 7, बस पुट कर दीजिए वही 7 पुट कर दिया, तो आपका फाइनल आंसर क्या निकल के आ गया, 208 निकल के आ गया। कितना आंसर निकल के आया, 208। बताइए आया कंसेप्ट समझ, कर लेंगे। सारा का सारा हमने कंसेप्ट डिस्कस कर लिया, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, हर टाइप के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। आया समझ, करें अभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। चलिए फ्रेंड अब बात करते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, एक बार समझा देती हूँ फिर हम क्वेश्चन करेंगे। डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास कोई भी इंटरवल दिया हुआ है,
कोई भी इंटरवल दिया, उस इंटरवल पे आपने चेक करना है कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो पहले वो इंटरवल हम स्पेसिफिक एक मान लेते हैं। लेट आई बी एन इंटरवल कंटेन्ड इन द डोमेन ऑफ an interval contained in the domain of real number, मतलब आपने ऐसा इंटरवल चूज करना है जो रियल नंबर्स के अंदर से आ रहा, ठीक है, ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन या रियल नंबर नहीं, रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन कौन से होते हैं? जिनकी डोमेन, ऑब्वियस ही बात है, जिनकी डोमेन क्या होती है? रियल होती है, ठीक है, बता चुकी हूं मैं आप लोगों को। देन f is said to be, मतलब बात ये है कि इमेजिनरी नहीं होने चाहिए आपके, जो आप जो इंटरवल लेंगे वो इमेजिनरी लेने, आपने क्या लेने? रियल लेने। आप a टू b ले सकते हैं, b टू, ये i की जगह a टू b भी लिखा मिलेगा आप, इंटरवल a टू b, ठीक है। लेट a बी एन इंटरवल कंटेन इन द डोमेन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन f, देन f इज सेड टू बी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। कब? जब आपके पास इंक्रीजिंग कब होगा? फर्स्ट कंडीशन, इंक्रीजिंग कब होगा? इन द इंटरवल i, इंटरवल में ही बात कर रहे हैं हम, कौन सा इंटरवल? हमने आई इंटरवल ले लिया, ठीक है। इफ अगर आपका x1 और x2 इंटरवल i से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, x1 और x2 इंटरवल i से बिलोंग करे सच दैट x1 लेस देन x2, देन f ऑफ x1 लेस देन और इक्वल टू f ऑफ x2 अगर है, अगर x1 और x2 कोई भी दो नंबर है जो इंटरवल i से बिलोंग कर रहे हैं आपके, उस केस में अगर x1 लेस देन x2 है तो f ऑफ x1 जो वैल्यू होगी उस पॉइंट पे, जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो लेस देन और इक्वल टू होगी, तो फंक्शन आपका क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। क्या होगा? इंक्रीजिंग, लेस देन और इक्वल टू। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा? जब आपका x1 लेस देन x2 है तो f ऑफ x1 भी लेस देन f ऑफ x2 होगा, इसके अंदर इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, तो फंक्शन क्या होगा आपका? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये फंक्शन है 2x प्लस, और इन द इंटरवल आपको चेक करना है 1 2 3, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अब जरा f1 पे देखना, आप f1 पे वैल्यू कितनी है? अब 1 ऑब्वियस ही बात है, 3 से छोटा है, दो पॉइंट पे चेक करें 1 और 3 पे, मान लीजिए आप, तो f1 आप निकालेंगे तो f1 कितना आएगा? 2 इंटू 1 प्लस 1 3, f3 कितना निकल के आया? 2 इंटू 3 प्लस 1 कितना निकल के आया? 7। अब f1 भी f3 से आपका लेस है, तो इसका मतलब फंक्शन क्या है आपका? इंक्रीजिंग है। इसी तरीके से आपको चेक करनी है बस चीज, हो गया। चलिए डिक्रीजिंग बात करते हैं अभी। डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग इन द इंटरवल आई, दो तरीके हैं चेक करने के, पहला तरीका एक बार ये, दूसरा भी करवाऊंगी मैं आपको, ठीक है। इन द इंटरवल आई इफ x1 x2 बिलोंग्स टू i सच दैट, कि आपको आपका x1 तो लेस देन x2 है, x1 तो लेस देन आपका x2 है, लेकिन लेकिन आपका f ऑफ x1 क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू f ऑफ x2। x1 तो लेस देन x2 है, लेकिन f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू f, यानी कि साइन दोनों का क्या है? अपोजिट साइन। ग्राफिकली भी समझाऊंगी मैं, टेंशन वाली बात नहीं है। और स्ट्रिक्टली कब होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा? कि x1 लेस देन x2 है, लेकिन f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2। बताइए, कोई दिक्कत हुई? नहीं होनी चाहिए, कर लेंगे, ठीक है। आया समझ कंसेप्ट? अब कांस्टेंट फंक्शन कब होगा? कांस्टेंट, एक कांस्टेंट भी आ, कांस्टेंट, कि जब आपका f ऑफ x हमेशा क्या रहे? c रहे। f ऑफ x हमेशा आपका क्या रहे? c रहे, फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू i, कि हर एक x के लिए, हर एक x के लिए आपका फंक्शन क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, जैसे ये देखिए f ऑफ x अगर मैंने 5 ले लिया और इन द इंटरवल मैंने ले लिया सारे के सारे रियल नंबर, तो हर एक रियल नंबर के लिए ये फंक्शन क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। कुछ भी रख दीजिए आप x की वैल्यू, जब इसके अंदर x ही नहीं है तो क्या रहेगा? फंक्शन ही कांस्टेंट रहेगा। ये कर लेंगे। आया समझ कंसेप्ट? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एक दूसरी तरीके से देख लेते हैं कि फंक्शन हमारा कब इंक्रीजिंग होता है, कब डिक्रीजिंग होता है। एक और मेथड इसका चेक करने का, ठीक है, जब डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग आप चेक करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं आप लोग, ठीक है, बहुत काम की चीजें हैं ये सारी की सारी। चलिए नोट्स बना लीजिए प्रॉपर इन सब चीजों के। चलिए अब एक फंक्शन क्या होगा? मोनोटोनिक बोलेंगे अगर वो आइदर इंक्रीजिंग आइदर डिक्रीजिंग। फंक्शन को क्या बोलेंगे आप? मोनोटोनिक।
मोनोटोनिक इफ इट इज आइदर इंक्रीजिंग, या तो वो इंक्रीजिंग हो या फिर वो डिक्रीजिंग, या इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, उस फंक्शन को आप क्या बोलते हैं? मोनोटोनिक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है आपके पास? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने का एक और तरीका है आपके पास कि अगर आपके पास एफ है कॉन्टिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल ए बी, करवा चुकी मैं रोल्स थ्योरम के अंदर और लैग्रांजियन मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर। ठीक है, देन एफ आपका इंक्रीजिंग होगा, एफ आपका इंक्रीजिंग होगा ऑन द इंटरवल ए बी इफ एफ डैश एक्स आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू ए, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू ए, हर एक एक्स के लिए जो कि आपके कहां से बिलोंग कर रहे हैं? ए बी से बिलोंग कर रहे हैं। अगर एफ डैश एक्स आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा आपका? जब आपका एफ डैश एक्स सिर्फ ग्रेटर देन 0। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डिक्रीजिंग। तो एफ डिक्रीजिंग कब होगा आपका फंक्शन? ऑन द इंटरवल ए बी, अगर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव आप निकालें वो लेस देन और इक्वल टू 0 आ जाए फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू ए। यानी कि या तो आप डेरिवेटिव चेक कर लीजिए उसका क्या आ रहा है। ठीक है, लेस देन 0 आ रहा है तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है तो डिक्रीजिंग है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है तो इंक्रीजिंग है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो स्ट्रिक्टली। ठीक है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होगा? एफ डैश एक्स व्हेन आपका लेस देन 0 होता है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, अब जब आपके एक्स के ऊपर द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन एफ डैश एक्स आपका क्या हो जाए? 0 हो जाए, उसको आप क्या बोलते हैं? क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अगर आपसे वो क्रिटिकल वैल्यू पूछे फंक्शन की, क्रिटिकल वैल्यू क्या होगी, तो आपने क्या कर देना है? एफ डैश एक्स को क्या पुट कर देना है? 0 पुट कर देना है। वहां से जो एक्स की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या हो जाएगी? क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द फंक्शन हो जाएगा। कर लेंगे, ठीक है, करें अभी नेक्स्ट। चलिए अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहले ग्राफ देख लीजिए भाई, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कैसे होता है, समझा ही देती हूँ आपको ग्राफिकली भी, फिर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो हाँ जी देखिए, मान लीजिए आपके पास y इज इक्वल टू एक्स के लिए पैराबोला है, y इज इक्वल टू एक्स के। ठीक है, अभी ऑब्वियसली बात है, पैराबोला कैसा होगा? ऐसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, अब जरा एक चीज बताइए मुझे, यहाँ पे आपका x, यहाँ पे आपका माइनस एक्स, यहाँ पे आपका y, यहाँ पे आपका माइनस। जब आपका x इंक्रीज, जब आपका x पॉजिटिव है, यहां से देखिए राइट हैंड साइड, यहाँ पे मान लीजिए 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5। ठीक है, जब आपका x1 लेस देन x2 है, यहां से देखिए, जब आपका x छोटा है, जब आपका 0 1 से छोटा है तो f ऑफ 0 भी तो f ऑफ 1 से छोटा है। अब यहाँ पे f ऑफ 0, यहाँ पे f ऑफ 5, f ऑफ 5 कहाँ जा रहा है? यहाँ जा रहा है कहीं ना कहीं। f ऑफ 0 कहाँ है? यहाँ पे। तो यानी कि इस ग्राफ से आप कंपेयर कर सकते हैं कि ये ग्राफ क्या हो रहा है, इस साइड से, राइट हैंड साइड से क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। जब आपकी x की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। मतलब राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है? f ऑफ x इज इंक्रीजिंग एज x इज इंक्रीजिंग। जब x की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे आपका fx क्या होता जाता है? इंक्रीज होता जाता है। अब जरा इस साइड से देखना, ये -5, ये -4, ये -3, ये -2, ये -1, ये 0। ठीक है, अब जैसे जैसे आप x की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, इधर आएगी तो x की वैल्यू इंक्रीज होगी ना, इधर जाएगी तो डिक्रीज हो रही है। नेगेटिव है, ध्यान रखना। कहीं ये सोचे हाँ भाई इधर जा रही है तो इंक्रीज ही हो रही है, जी नहीं, इधर जा रही है तो इंक्रीज हो रही है। x की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, ग्राफ वैसे वैसे नीचे आ रहा है, ग्राफ वैसे वैसे नीचे आ रहा है, यानी कि ग्राफ क्या है? डिक्रीजिंग। क्या है? तो इधर से ये जो फंक्शन है वो क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन है, इधर से जो फंक्शन है वो क्या है? इंक्रीजिंग। बिकॉज यहाँ से x1 लेस देन x2 है तो आपका f ऑफ x1 भी f ऑफ x2 से छोटा है। लेकिन यहाँ पे जब आपका x1 लेस देन x2 है तो f ऑफ x1 है वो ग्रेटर है f ऑफ x2 से। आप खुद भी चेक कर सकते हैं, देखना जरा एक बार। f ऑफ, अब -5 है, वो -1 से क्या छोटा है, लेकिन f ऑफ -5 तो बड़ा है f ऑफ -1 से, ये तो बड़ा है, ऊपर तो बड़ा है।
एक्स की वैल्यू तो ऊपर बड़ी होती जा रही है, नीचे छोटी होती जाएगी ना वाई की वैल्यू, सॉरी वाई की वैल्यू तो ऊपर बड़ी होती जा रही। आया कंसेप्ट समझ? कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अभी चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या क्या पूछता है हमसे। देखिए एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? शो दैट द फंक्शन fx 3x plus 17 is increasing. fx is equal to 3x plus 17 is increasing on r. कि क्या है ये फंक्शन इंक्रीजिंग आर के ऊपर, ये आपने शो करना है। तो कीजिए इसको शो, कैसे करेंगे शो? अब इंक्रीजिंग दिखाना है, यानी कि आप क्या लेंगे, x1 लेस देन x2 वो वाला तरीका भी कर सकते हैं, या फिर आप इसका डेरिवेटिव भी देख सकते हैं, दोनों तरीके से। चलिए दोनों तरीके से करा देती हूँ मैं आपको। मान लीजिए आपके पास कोई भी दो नंबर x1 और x2 बिलोंगिंग्स टू रियल ना, आपने मान लिया कि x1 लेस देन क्या है x2, तो अगर x1 लेस देन x2 है तो 3x1 भी तो 3x2 से छोटा होगा। बिल्कुल होगा मैडम, सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब 3x1 मैंने इधर भी 17 ऐड कर दिया, इधर भी मैंने 17 ऐड कर दिया, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छोटा ही रहेगा। बिल्कुल रहेगा मैडम। तो ये क्या है आपका f ऑफ x1, ये क्या है आपका f ऑफ x2। आई कहीं कोई दिक्कत नहीं आई ना, तो इसका मतलब फंक्शन आपका क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कैसा हो गया फंक्शन? इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ऑन r। एक तरीका तो ये, दूसरा क्या है, इसका डेरिवेटिव देख लीजिए। डेरिवेटिव क्या निकल के आएगा, 3, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0 है। 3 हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, इक्वल टू 0 भी नहीं होता। इसका मतलब फंक्शन क्या है आपका, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ये एक स्टेप नहीं हो गया आपका काम। आया समझ? कर लेंगे, नहीं आई ना कोई भी दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या रहेगा। रफ कर देती हूँ, थोड़ा सा लंबा है, रफ कर देती हूँ फिर बताती हूँ। अच्छा देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी बुक का। एफ एक्स आपको दिया हुआ है साइन एक्स, आपको चेक करना है ये क्या है। ठीक है, आप खुद बताएंगे। ठीक है, ऑन द इंटरवल 0 to π/2 आपने चेक करना है, और दूसरा आपने चेक करना है π/2 to π। क्या क्या होगा? ठीक है, अब सीधा तरीका मैंने क्या बताया है आपको, क्या चेक कर लीजिए, इसका डेरिवेटिव। तो एफ डैश एक्स चेक करना जरा, cos x। अब जो cos x है वो 0 से π/2 के बीच में वैल्यू क्या होती है cos की? cos 0 क्या होता है? cos 0 क्या होता है? 1, है ना? क्या होता है हमेशा? या फिर देखा जाए तो 0 to π/2 के बीच में फर्स्ट इंटरवल में cos x हमेशा क्या रहता है आपका, ग्रेटर देन 0 रहता है या नहीं रहता है? ऑन द इंटरवल 0 to π/2 रहता है ना। इसका मतलब आपका फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। आया समझ कंसेप्ट? कोई दिक्कत बताइए होगी? नहीं होगी। अब जरा इस इंटरवल में देख लेते हैं, π/2 से π। सेकेंड इंटरवल में cos x आपका क्या रहता है, क्या रहता है cos x आपका? नेगेटिव रहता है सेकेंड इंटरवल के अंदर, तो रहता है। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया आपका, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ गया। अब अगर वो पूछ ले आपसे 0 to π के बीच में ये फंक्शन कैसा होगा साइन एक्स, 0 to π के बीच में, तो 0 to π के बीच में तो ब्रेक आ गया है। क्या ब्रेक आ गया है? 0 से π/2 पे तो ये इंक्रीजिंग है, और π/2 से π पे ये डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब 0 से π के बीच में ना तो ये इंक्रीजिंग हुआ, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अगर इस तरीके से भी पूछ ले तो ये भी आ जाए। हर तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया। आया समझ? कर लेंगे, करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। रफ कर दो इसको, फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बस चीजों को समझिए, चीजें क्या कह रही है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या कह रहा है। फाइंड द इंटरवल इन विच एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आपको इंटरवल फाइंड आउट करना है, किस किस पे इंक्रीजिंग है, किस किस पे डिक्रीजिंग। 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7, कौन से इंटरवल पे ये इंक्रीजिंग है, कौन से इंटरवल पे डिक्रीजिंग है, ये आपको बताना है। फाइंड द इंटरवल। ऑन विच स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ऐसे इंटरवल बताने आपने जिसपे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो पहले एफ डैश एक्स निकाल लीजिए, निकालिए एफ डैश एक्स। तो यहां से क्या आएगा, 6x² माइनस का 6x माइनस 36। यहां से पहले पॉइंट हम निकाल लेते हैं, क्रिटिकल वैल्यूज हम निकाल लेते हैं।
फिर हम देखेंगे कि क्या क्या इंटरवल पॉसिबल है हमारे यहाँ। तो इसको एक बार 0 रखिए आप, इसको 0 रखेंगे तो आपके पास क्या क्या निकल के आएंगे पॉइंट्स, x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से क्या बना आपके पास x माइनस 2, x माइनस 3, x प्लस 2 इज इक्वल टू, यानी कि x की वैल्यू एक तो आई -2, एक y आई, एक आई 3। ठीक है, तो इंटरवल क्या क्या पॉसिबल है यहां से, -∞ से -2, दूसरा -2 से 3 और तीसरा 3 से ∞। 3 इंटरवल पॉसिबल है बस, क्योंकि वैल्यू क्या है आपकी -2 और 3 है, यानी कि -2 से इधर का पॉसिबल है, 2 और 3 के बीच का, 3 से इधर का, यही तो वैल्यू आएंगी हमारे पास। ठीक है, और तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। चलिए पहले यहीं पे चेक कर लेते हैं, एट -∞ टू -2, इसके बीच की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, बताइए कौन सी वैल्यू लेनी है, कौन सी वैल्यू ले, -3 ले लें। चलिए एट द पॉइंट x इज इक्वल टू -3 पे चेक करते हैं f डैश x क्या आएगा, f डैश x करना जरा चेक, -3 का स्क्वायर 6 इंटू -3 -36, ये कितना हो जाएगा 9, 54 और ये +18 और -36, दोनों पॉजिटिव है, ग्रेटर है, और -36 करेंगे तो भी क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा। कोई दिक्कत बताइए, हुई नहीं हुई, यानी कि इस इंटरवल पे क्या है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आ गया समझ। नेक्स्ट चलिए -2 से 3 के बीच का चेक करते हैं, तो -2 और 3 के बीच का कोई भी पॉइंट 1 के 1 ले लिया आपने, एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1, तो 1 पुट करना चाह रहे हैं यहाँ पे, 6 इंटू 1 माइनस का 6 इंटू 1 माइनस का 36, तो 6 से 6 कट गया, माइनस का 36, वो तो लेस देन 0 आया, तो f डैश x लेस देन 0, इसका मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, यानी कि इस इंटरवल पे क्या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। नेक्स्ट इंटरवल ले लीजिए, 3 टू इंफिनिटी ले लीजिए, 3 टू इंफिनिटी में कौन सा पॉइंट लेंगे, एट द पॉइंट 4 ले लीजिए, तो 4 लेंगे तो 6 इंटू 4 स्क्वायर -6 इंटू 4 -36, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा, ऑब्वियस ही बात है, 16 इंटू 6, अब -24 -36, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास 96, कर लेंगे, ऑब्वियस ही बात है, ग्रेटर ही आएगा ये कितना हो गया 60 और ये कितना हो गया 96, यानी कि 36 निकल के आ जाएगा यहाँ से। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कर लेंगे। तो यानी कि इस इंटरवल में ग्रेटर देन 0 आया, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ हुआ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ हुआ, -∞ से -2 एंड 3 से इंफिनिटी, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ हुआ, -2 से 3 के बीच। क्लियर हुआ, समझ आई चीजें, कैसे आप लोगों को चेक करना है, इंक्रीजिंग कहाँ है, डिक्रीजिंग कहाँ है। ठीक है, इंटरवल भी फाइंड आउट करने तो वो भी हो जाए। करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहेगा हमारे पास। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। देख क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, y इज इक्वल टू log of 1 plus x minus 2x by 2 plus x when x is greater than -1, यानी कि इस इंटरवल पे -1 से बड़ा जो रहेगा, ठीक है, इज इंक्रीजिंग ऑफ x थ्रू इट्स डोमेन। आपको प्रूफ करना है ये, इज इंक्रीजिंग ऑफ x थ्रू इट्स डोमेन, यानी कि इसकी डोमेन जो कि डिफाइन किए से x ग्रेटर देन -1 में ये हमेशा क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा, ये आपको प्रूव करना है। इंक्रीजिंग रहेगा इसका मतलब इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। चलिए देख लेते हैं, डेरिवेटिव निकालिए इसका y डैश, यानी कि f डैश x, अगर ये fx है तो निकालिए इसका डेरिवेटिव निकालिए। सबसे पहले इसका करेंगे तो क्या आएगा 1/1 प्लस x, अब इसका करेंगे तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव। ठीक है, तो क्या निकल के आया आपके पास 1/1 प्लस x, माइनस का 2x से 2x कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचने वाला है यहाँ से 4/2 प्लस x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है मैडम, कर लेंगे, बहुत अच्छे से समझ आया। ठीक है, अब यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बना 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर खोल दूं मैं, तो खोलेंगे तो क्या बनेगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x माइनस 4x से 4x गया, 4 से 4 गया, बच गया क्या एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स, अब 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब जरा मुझे एक चीज बताना कि x -1 से बड़ा है, x क्या है आपका -1 से बड़ा है, तो x + 1 हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, इधर ले आई,
अब x प्लस वन ग्रेटर देन 0 है तो x प्लस टू भी तो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0, लेकिन x तो 0 हो सकता है, -1 से बड़ा है लेकिन x तो 0 हो सकता है। इसका मतलब ये वैल्यू ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन, ये तो इक्वल टू 0 हो सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है मैडम। कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन। आया चीज समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, आएगी भी नहीं। करें अभी, चलिए कुछ और क्वेश्चंस है वो कर लेते हैं हम डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास। चलिए स्टेटमेंट देखिए, 9th क्वेश्चन है आपकी बुक का। क्या कह रहा है कि y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग ऑफ थीटा इन द इंटरवल 0 to पाई बाय 2। आपने बताना है इस इंटरवल में ये क्या है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे देखिए जरा, अभी कर लेते हैं। यानी कि dy बाय डी थीटा में निकालना है, निकालिए, निकालिए नीचे वाले का स्क्वायर, अब नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो 4 cos थीटा, अब माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ठीक है, अब माइनस में क्या चल रहा है, 1 चल रहा है, बिकॉज थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 ही होगा। तो यहां से इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से क्या आएगा, 8 cos थीटा, 4 cos के थीटा प्लस 4 साइंस के थीटा, तो कितना हो जाएगा आपके पास, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 cos थीटा प्लस 4, अब ये एलसीएम ले लूं मैं साथ के साथ, साथ के साथ ये भी एलसीएम ले लूं, तो ये भी इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको खोल देते हैं, तो 4 प्लस cos के थीटा प्लस 4 cos थीटा, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपके पास, 2 प्लस cos थीटा का होल। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है जी, कर लेंगे यहां तक। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 से 4 कट गया तो बच गया क्या आपके पास, 4 cos थीटा और माइनस cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, cos थीटा कॉमन आ रहा है, बच क्या गया, 4 माइनस cos थीटा, नीचे क्या है, 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब जरा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, क्या बात है, जब आपका थीटा लाई कर रहा है 0 to पाई बाय 2, तो आपका cos थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 से 1 होगी वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 और 0 से 1 के बीच में। इसका मतलब 4 माइनस cos थीटा आपका क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि cos थीटा आपका 0 और 1 के बीच में ज्यादा ज्यादा वैल्यू 1 जा सकती है, तो 4 माइनस cos थीटा आपका क्या होगा, क्या होगा आपका, ग्रेटर देन 0। तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 0, ये वैल्यू भी ग्रेटर देन 0, इसमें तो कोई चांस ही नहीं है नेगेटिव पॉजिटिव का, है ना, बिकॉज स्क्वायर चल रहा है। अब ये तो 0 हो सकता है, cos थीटा तो 0 हो सकता है, बिकॉज cos पाई बाय 2 इज 0, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या आई आपकी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया आपका, इंक्रीजिंग फंक्शन। कैसा फंक्शन आपका, इंक्रीजिंग। आया कंसेप्ट समझ। इस तरीके से आपको हर एक पॉइंट पे ध्यान रखना है कि कहां से आपकी चीजें निकल के आती है, कहां से निकल के आपका कंसेप्ट यहां से निकल के। कर लेंगे, करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। बस चीजों को ध्यान से देखिए, हर एक कंसेप्ट पे नजर मारिए, हर एक चीज पे। क्वेश्चन के अंदर छोटी से छोटी चीज आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, बहुत ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है आपके पास। आपको फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आपने बताना है कि इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1। ठीक है, देख लेते हैं, यानी कि इसका डेरिवेटिव ही हम देख सकते हैं। ठीक है, तो डेरिवेटिव देखना जरा इसका, एफ डैश एक्स क्या आया, 2x माइनस 1 आया। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये इंक्रीजिंग, अब मान लेते हैं कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर ये इंक्रीजिंग तो इसका मतलब ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0। अगर इंक्रीजिंग है तो हम कंट्राडिक्शन से करेंगे इसको, तो यहां से इसका मतलब क्या निकल के आया, एक्स ग्रेटर देन क्या निकल के आया, 1/2 निकल के आया। क्या निकल के आया, एक्स ग्रेटर देन 1/2। इट मीन्स ये फंक्शन आपका क्या हुआ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ, कौन से इंटरवल के अंदर, 1/2 से 1 के। यहां तक तो हो गया। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां पे होगा, जब ये 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 का कंडीशन मान के चले हम, तो यानी कि 1/2 से 1 पे क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग।
अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ होगा, जब आपका एफ डैश एक्स यानी कि 2x माइनस 1 आपका क्या होना चाहिए, लेस देन 0। इसका मतलब x लेस देन 1/2, इट मीन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1/2। अब इतने इंटरवल पे तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और इतने इंटरवल पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो -1 to 1 के बीच में तो -1 to 1/2 भी आता है और 1/2 to 1 भी आता है, आता है नहीं आता है। अब यहां से लेके यहां तक तो डिक्रीजिंग, यहां से लेके यहां तक इंक्रीजिंग, तो पूरे इंटरवल में कैसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो जाएगा, नहीं ना। आधे इंटरवल में इंक्रीजिंग है, आधे इंटरवल में डिक्रीजिंग है, तो इसका मतलब ना वो फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ ना वो फंक्शन डिक्रीजिंग इन द होल इंटरवल। हाँ, अगर ये बोलता कि 1/2 से 1 में क्या है, 1/2 से 1 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, -1 से 1/2 में क्या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, लेकिन इस पूरे इंटरवल में ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। जैसे साइन एक्स वाला मैंने एग्जांपल करवाया था आपको, साइन एक्स वाला मैंने एग्जांपल कराया था आपको, 0 to π/2 में क्या था, इंक्रीजिंग, और π/2 में पाई में क्या था, डिक्रीजिंग। लेकिन 0 to π में क्या था, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। वही सेम वाला, उसी टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, आपकी ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आपको एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 to 2। एफ, आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन 1 to 2। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसका मतलब ग्रेटर देन क्या होगा, इसका डेरिवेटिव 0 होगा, तो निकाल दीजिए एफ डैश एक्स यानी कि 2x प्लस ए इज ग्रेटर देन 0। कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक चीज बताइए कि x आपका कहां से कहां लाई कर रहा है, x आपका कहां से कहां लाई कर रहा है, 1 से 2 के बीच में, तो 2x कहां से कहां लाई करेगा, 2 से 4 के बीच में। अब आपको तो वैल्यू किसकी चाहिए, 2x प्लस ए की चाहिए ना, 2x प्लस ए की चाहिए, तो कर दीजिए ऐड। 2x प्लस ए कहां से कहां लाई करेगा, 2 प्लस ए से 4 प्लस ए तक लाई करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हुई, ये एफ डैश एक्स निकल के आया, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हुई, 2 प्लस ए। मिनिमम वैल्यू कितनी हुई, 2 प्लस ए, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई एफ डैश एक्स की, कितनी हुई, 4 प्लस ए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जरा देखिए, इसने क्या बोला है कि ये इंक्रीजिंग है, मतलब इसका डेरिवेटिव हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0, चाहे उसकी मिनिमम वैल्यू चाहे मैक्सिमम वैल्यू, दोनों ही क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। इट मीन्स 2 प्लस ए इज ग्रेटर देन 0, 4 प्लस ए इज ग्रेटर देन 0। यहां से क्या आ गया, ए ग्रेटर देन -2, यहां से क्या आ गया, ए ग्रेटर देन -4। आई चीज समझ। ठीक है, अब यहां से इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई, फिर दोनों की कॉमन वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि लिस्ट वैल्यू क्या होगी, -2। इंटरवल देख लीजिए भाई, दोनों का कॉमन क्या रहेगा, ये तो कह रहा है कि ए ग्रेटर देन -4, -4, -3, -2, -1, 0, यहां से यहां तक, लेकिन ये कह रहा है ए ग्रेटर देन, तो दोनों में कॉमन क्या हुआ, ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो यानी कि लिस्ट वैल्यू क्या रहेगी आपकी, ए की लिस्ट वैल्यू ऑफ ए इज -2, -2 रहेगी ए की लिस्ट वैल्यू, यानी कि हमेशा -2 से क्या रहेगा, ये बड़ा रहेगा। आया कंसेप्ट समझ, कर लेंगे, करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, रफ कर देते हैं इसको। हाँ जी, एक बार मार्कर चेंज कर लेती हूँ, फिर क्वेश्चन नंबर 16, एफ एक्स आपको दिया हुआ है log ऑफ साइन एक्स, आपको बताना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन द इंटरवल 0 to π/2 और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ऑन द इंटरवल π/2 to π। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, इसका डेरिवेटिव निकाल दीजिए, एफ डैश एक्स क्या निकल के आएगा, 1/sin x और sin x का cos x यानी कि cot x। अब cot x मुझे बताना 0 to π/2 में क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, ग्रेटर देन 0 है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है मैडम। ओके, और π/2 से पाई में क्या होता है, cot x। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, लेस देन 0, ऑन 0 to π/2 और ऑन π/2 to π। हो गया, ये लेस देन 0 होता है, ग्रेटर देन। अगर वो पूछता 0 to π में क्या है, तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीज। आया समझ,
कर लेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का क्या है हमारे पास। आपको इंटरवल फाइंड आउट करना है, द इंटरवल इन विच y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग। किस इंटरवल पे ये इंक्रीजिंग होगा आपने बताना। अब इंक्रीजिंग है मतलब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यानी कि dy बाई डी एक्स निकाल दीजिए 2x ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स के ई की पावर माइनस एक्स माइनस 1। ये माइनस माइनस मैंने यहां लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन निकालिए, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, एक्स कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्स ई की पावर माइनस एक्स कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बचा 2 माइनस एक्स, यानी कि एक्स 2 माइनस एक्स ई की पावर एक्स। ठीक है, अब जरा मुझे एक चीज बताइए कि ये आपका ग्रेटर देन 0 कहां होगा। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करें तो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करें तो ग्रेटर देन 0 कहां होगा, जरा देखिए। ये तो वैल्यू हमेशा ही क्या रहेगी, ग्रेटर देन 0 रहेगी। ई की पावर एक्स तो हमेशा ही ग्रेटर देन 0 रहता है, आपको पता। ठीक है, अब सिर्फ डिपेंड करती है इस पे चीजें। तो एक्स और 2 माइनस एक्स आपका ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब आपका एक्स कहां से कहां लाई करेगा, 0 से 2 के बीच में लाई करेगा। अगर इंक्रीजिंग बोलता है तो ये क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेगा तो ओपन ब्रैकेट आ जाएगी। बस इतनी सी बात है। क्यों, इंक्रीजिंग में क्या है, इक्वल टू 0 भी तो हो सकता है, इक्वल टू 0 भी तो हो सकता है। तो इक्वल टू 0 कब होगा आपका, इक्वल टू 0 कब होगा आपका, अगर इंक्रीजिंग बोलता है तो जब आपका एक्स 0 भी हो सकता है, एक्स 2 भी हो सकता है। और एक्स 0 और 2 के बीच में लाई करेगा तो हमेशा क्या होगा, ग्रेट। अब आप देखना 2 से जैसे ही बाहर चला जाएगा, 2 से बाहर चला जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। मान ली 3 भी हो गया, 3 भी हो गया तो 2 माइनस 3 कितना आ गया, -1। तो ये लेस देन 0 हो जाएगा, यानी कि कहां से कहां तक बिलोंग करेगा ये, 0 और 2 के बीच में हमेशा क्या रहेगा, ये आपका ग्रेटर देन 0 रहेगा। आया कंसेप्ट समझ, कर लेंगे, कोई दिक्कत। अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछ रहा है तो ओपन ब्रैकेट, बार बार बोल रही हूं मैं। अगर इंक्रीजिंग बोल रहा है तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लग जाएगी। क्लोज ब्रैकेट क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीजिंग है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा ना, दो कंडीशन होती है। ठीक है, कर लेंगे। अच्छे से आया कंसेप्ट समझ, बताइए कोई दिक्कत है तो बताइए। आई थिंक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, पूरा का पूरा दोनों एक्सरसाइज हमने कवर कर लिए। फिर भी अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो, आपको हर एक लेक्चर की टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। See you in the next video.